राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान और उसकी बेटी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज शंकर बहुत खुश था, और खुश भी क्यों ना हो, आज उसके हाथ इतने दिनों बाद पतंग जो लगी थी और वह पतंग लूटकर बसंती से कह रहा था, देखो बसंती, आज मुझे बहुत बड़ा पतंग मिला है। तो बसंती ने पूछा, अरे कहाँ से मिला है, ऐसे ही थोड़े ना मिला है। शंकर कहने लगा, बहुत मेहनत किए हैं तब जाकर हाथ लगी है। अब शंकर दौड़कर हीरा मोती के पास जाता है। हीरा मोती दो बैल हैं। शंकर हीरा मोती को देख देख कर ही बड़ा हुआ है। हीरा मोती तो जैसे उसके प्राण हैं। जब भी वह स्कूल से आता है तो सबसे पहले उन्हीं को स्कूल का सारा समाचार सुनाता है। उसके बाद ही वह भोजन करता है। कहता है, देख हीरा, शंकर जो बैल को दिखाता है कि देख कितनी बड़ी पतंग मेरे हाथ लगी है। हीरा जो बैल है वह भी अपना सिर हिलाकर उसकी खुशी में खुश होता है। शंकर उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ सहलाता है और उसके लिए खलिया और मोटा अनाज का मिश्रण तैयार करता है और बड़े प्यार से उसे खिलाता है। इधर बसंती गोबर इकट्ठा करती है और उसके गोल गोल कंडे बनाकर सूखने के लिए डाल देती है। और बसंती कहती है, शंकर जा, पिताजी और भैया को खेतों में रोटी दे आ और लौटते समय हकीम काका से दवाई ले आना। अम्मा की खांसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो शंकर कहता है, अच्छा मैं अभी जाता हूँ बसंती, तू रोटी बांध दे। बसंती उसकी बहन है, वह कहती है, अभी बांध देती हूँ। बसंती हैंडपंप से पानी निकालकर वो अपना हाथ धोती है और रोटी बांधने के लिए झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी भी कैसी, एक तरफ से छत टूटी हुई है, दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, बर्तन भी टूटे फूटे हैं। सामान के नाम पर एक टीन का संदूक, कुछ पुराने कपड़े जो खुट्टी पर टंगे हुए हैं और दीवार पर एक हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, इस आस से कि संकट मोचन सब संकट हर लेंगे। बसंती के पिताजी एक किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं। उनके पास अब केवल 2 एकड़ जमीन बची है। पिछले साल ही बीज खरीदने के लिए उन्होंने अपनी खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया था। शंकर अभी 12 साल का ही है और बड़ा भाई 19 का हो गया है। बसंती 18 की है और माँ पार्वती जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब इतनी कमाई तो हुई नहीं कि माँ का इलाज कराया जा सके। गांव में एक हकीम जी हैं, वही सबका इलाज करते हैं। बसंती एक कपड़े में रोटी बांध देती है और 2 प्याज रख देती है और कहती है, आज घर में सब्जी बनाने के लिए पैसे नहीं थे, जो थोड़े से पैसे थे उससे हीरा मोती के लिए अनाज खरीद लाई। आज कई दिनों बाद बैलों को भी अच्छा चारा नसीब हुआ था। बसंती कहती है, ले शंकर, पिताजी को दे आ, आते समय हकीम काका से दवा ले आना। शंकर कहता है, ठीक है। और बसंती कहती है, शंकर जल्दी आना, कहीं फिर पतंग ना लूटने लगना। तो शंकर कहता है, हाँ ठीक है। शंकर खेतों में जाकर भैया को आवाज लगाता है, ए भैया, दीदी ने रोटी भेजी है। तो उसका भैया कहता है, अच्छा आता हूँ, चलो। अपने पिता से कहता है कि चलो पिताजी, थोड़ा खा लेते हैं। तब उसका पिता कहता है, क्या खा लें, अब तक बीज डल जाने चाहिए थे, पता नहीं इस बार भी वर्षा समय पर होगी या नहीं। घर में कुछ खाने को नहीं है, कर्ज भी काफी चढ़ गया है, तुम्हारी माँ भी बीमार है, पता नहीं वह बचेगी भी जीवित या नहीं। तब उसका बड़ा बेटा कहता है, पिताजी ऐसा ना बोलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। और तो वह कहता है कि बेटा परेशान कैसे ना हो। दोनों ही फिर एक नीम के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं। शंकर हकीम काका के पास जाता है और कहता है, काका माँ की खांसी नहीं रुक रही है। तो हकीम जी कहते हैं, अरे शंकर, मैंने कितनी बार कहा है शहर जाकर अस्पताल में दिखा लो, अब उसकी खांसी मेरे बस की नहीं है। हकीम एक पुड़िया में दवा बांध देता है और शंकर को दे देता है।
शंकर उसको लेकर घर आता है। बसंती पार्वती को बड़ी मुश्किल से उठाती है और कहती है, माँ दवा खा ले। पार्वती बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और बड़े प्यार से बसंती को देखती है और कहती है, तूने खाना खाया बेटी? सारा दिन काम करती रहती है, अपना भी ध्यान रखा कर। अब तू बड़ी हो गई है, सुंदर नहीं दिखेगी तो कौन ब्याह करेगा। बसंती कहती है, माँ तू मेरे ब्याह की चिंता ना कर, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चलो दवाई खा लो। तो पार्वती कहती है, हट पगली, ऐसे थोड़ी ना होता है, ब्याह तो तुमको एक दिन करना ही पड़ेगा। पार्वती बड़ी मुश्किल से खटिया से उठती है और दवा पीकर फिर लेट जाती है। फिर शंकर की तरफ देखकर पार्वती कहती है, ए शंकर, खेत पर गया था क्या? तो शंकर कहता, हाँ अम्मा, अभी गया था और रोटी देने के लिए। तो उसकी पार्वती माँ पूछती है, क्या सिंचाई का इंतजाम हो गया कि नहीं? तो शंकर कहता है, अभी नहीं हुआ अम्मा, पिताजी रामदीन काका से बात किए थे कि थोड़ी देर के लिए हमें भी ट्यूबवेल चलाने को दे दे, बदले में किराया चाहे ले लो। तो पार्वती पूछती है, तो फिर उसने क्या कहा? तो शंकर कहता है, वो तो तैयार है, लेकिन काकी नहीं मान रही, कह रही थी कि ज्यादा देर चलेगा तो हमारा ट्यूबवेल जल जाएगा। देखो इस बार भी समय पर बारिश होती है कि नहीं। तभी बसंती कहती है, माँ तुम चिंता ना करो, भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, इस बार वर्षा जरूर होगी और हमारा खेत सफेद सोने से भर जाएगा। रात हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन रामचरण की आंखों में नींद नहीं थी। वह खटिया पर लेटे हुए आसमान को निहार रहा था कि कहीं कोई भूला भटका हुआ बादल का टुकड़ा दिख जाए, लेकिन आसमान तो बिल्कुल साफ है, सितारे टिम टिम करके चमक रहे हैं। पूर्णिमा का चांद रामचरण को ऐसा लगता है जैसे वह अपनी रोशनी में खेतों को सुखा रहा हो और तारे उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे हों। वह बेचैनी में खटिया में इधर उधर करवटें बदलता है, कभी इधर तो कभी उधर, और फिर खड़ा होकर बेचैन आत्मा की तरह इधर उधर टहलने लगता है। सुबह होते ही शंकर स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले वह अपने बैल हीरा मोती से जरूर मिलता है और अपने हाथों से उसे चारा जरूर खिलाता है और कहता है, हीरा जानता है आज हमारी गणित की परीक्षा है, तू देखना इस बार भी मैं ही अव्वल आऊंगा। और हीरा उसकी हर बात पर सिर हिलाता है जैसे कि वह सब समझ रहा हो। तो शंकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है हीरा, इस बार बारिश होगी? हीरा फिर सिर हिला देता है और उसके गर्दन में बंधी घंटी टन टन करके बजने लगती है। तो शंकर कहता है, अच्छा तो हीरा अब मैं चलता हूँ। शंकर जैसे ही जाता है तभी एक बड़ी सी सफेद रंग की एसयूवी उसके झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। रामचरण हाथ जोड़कर दौड़ते हुए आता है और कहता है, मालिक कैसे आना हुआ, मुझे बुला लेते। तो वह कहता है, मैंने सोचा तुम्हें क्या बार बार बुलाना, आज मैं ही आकर देख लेता हूँ क्या चल रहा है। तो रामचरण कहता है, क्या चल रहा है मालिक, आप तो सब जानते हैं, पिछले साल बारिश नहीं हुई, बहुत बुरी हालत है। तो वे कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बुरी हालत के बारे में मैं सोचूंगा तो अपना धंधा कैसे करूंगा, मेरी मजबूरी भी तो तुम समझो। तो रामचरण कहता है, मालिक दया करो। तभी साहूकार की नजर बसंती पर पड़ती है। वह रामचरण से कहता है, यह तुम्हारी लड़की है ना? तो रामचरण कहता है, हाँ मालिक। तो साहूकार कहता है, बड़ी हो गई है, कब शादी करोगे? तो रामचरण कहता है, लड़का ढूंढ रहा हूँ साहब, पर सबको तो मोटा दहेज भी चाहिए। अब आप तो जानते हैं, पैसा होता तो मैं आपका उधार नहीं चुका देता। तो साहूकार कहता, हाँ ठीक है, मैं सब सुनने नहीं आया हूँ, जल्दी मेरा पैसा चुका दे। साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है। रामचरण दुखी होकर अपने झोपड़े में आता है और फिर आया था क्या वह, जो पार्वती कहती है, हाँ कह रहा था जल्दी उधारी चुका दो, अब मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊं। तो पार्वती कहती है, तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं, तुम। तो रामचरण कहता है, तुम जैसा सोचो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रामचरण फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। पार्वती अपने बड़े बेटे हरि से कहती है, बेटा हरि, जा अपने मामा से 1 लाख रुपए मांग ला, लेकिन
जो हरि कहता है, अम्मा क्या मामा इतने पैसे दे देंगे? तो पार्वती कहती है, एक बार पूछना तो पड़ेगा ना। तभी बाहर कुछ शोरगुल की आवाज आने लगती है और पार्वती कहती है, क्या हुआ हरि? तो हरि कहता है, पता नहीं अम्मा, जाकर देखता हूँ। और हरि बाहर निकलकर लोगों से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? तभी उनका पड़ोसी उससे कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, आज तड़के ही बिहारी लाल ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। तो हरि कहता, क्यों चाचा? तब वह कहता है, सुनने में आया है साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया था और इस साल बोने के लिए बीज भी नहीं खरीद सका, इसलिए तंग आकर आत्महत्या कर ली। तो हरि कहता है, यह तो अच्छा नहीं हुआ। बेचारे किसान। चाचा कहने लगा, अब कर भी क्या सकते हैं, देखो भगवान और क्या क्या दिन दिखाएंगे। हरि एक पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठकर सोचने लगता है कि अपने घर की स्थिति कौन सी बड़ी अच्छी है। मेरे घर भी तो पूरा कर्ज में डूबा हुआ है। बहन की शादी करनी है, बैलों के लिए ठीक से चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा। ट्यूबवेल के लिए दफ्तर गए थे तो वहां भी बाबू जो घूस मांग रहा है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कभी बारिश समय पर नहीं होती, अगर हो गई तो पौधों को कीड़े खा जाते हैं। बगल वाले रामदीन काका का अच्छा है, उन्होंने 2 साल पहले ही ट्यूबवेल लगवा लिया था। उनकी खेती तो अच्छी हुई है और इस साल तो जुताई के लिए उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। हम ही लोग मर रहे हैं। हरि दुखी मन से उठता है और सोचता है, चलो मामा से बात करके देखता हूँ, शायद कुछ मदद कर दे। उधर घर पर बसंती अपने पुराने बक्से में से फटी पुरानी किताबें निकालती है और उन दिनों को याद करने लगती है जब वह स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ने में सबसे आगे थी। गणित और विज्ञान उसके प्रिय विषय हुआ करते थे। उसने गणित की प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। उसका सर्टिफिकेट आज भी उसने सहेज कर रखा है, परंतु घर की आर्थिक तंगी के कारण उसे ने स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी एक सहेली है जिसका नाम शिवा है, जो बगल वाले पड़ोसी रामदीन की बेटी है। उसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है, लेकिन अफसोस बसंती केवल 7वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी। बसंती अपनी पुरानी पुस्तकों को पढ़ रही थी, तभी उसकी सहेली शिवा आती है और कहती है, चल बसंती, यहाँ क्या कर रही है, चलो सरोवर के पास चलते हैं। तो बसंती कहती है, नहीं नहीं शिवा, अभी नहीं जा सकती, मेरी अम्मा बीमार है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। तो शिवा कहती है, अरे थोड़ी देर के लिए चलते हैं, तू यह पुरानी किताबें क्यों देख रही है, तू तो अब स्कूल भी नहीं जाती, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है कि तुझे अब परीक्षा भी नहीं देनी पड़ती और कम नंबर आने पर डांट भी नहीं पड़ती। तो बसंती कहती है, नहीं शिवा, तू जानती है ना पढ़ना लिखना मुझे कितना पसंद था, चल छोड़, तू नहीं समझेगी। तो शिवा कहती है, अच्छा तो चल हम सरोवर चलें। तो बसंती कहती है, तू बार बार सरोवर जाने की जिद क्यों कर रही है, क्या बात है, किसी ने बुलाया है क्या? शिवा शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। तो बसंती कहती है कि नहीं बसंती, ऐसी बात नहीं है। तो बसंती कहती है, कुछ तो जरूर है, नहीं तो तू बार बार सरोवर जाने की जिद नहीं करती। तो शिवा कहती है, हाँ सुरेश कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। तो बसंती कहती है, अच्छा तो यह बात है, तो सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि सुरेश से मिलने जाना है। अच्छा रुको, अभी माँ को बता कर आती हूँ कि हम लोग सरोवर जा रहे हैं। उधर हरि अपने मामा के घर पहुंचता है। मामी हरि को देखकर बहुत खुश होती है। मामी की केवल 2 लड़कियां हैं। वह हरि को अपना पुत्र ही मानती है। वह हरि के लिए जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए बनाने लगती है। और हरि, गांव में सब ठीक है ना, और तेरी माँ पार्वती कैसी है, मामी से उससे पूछती है। तो हरि कहता है, मामी सब ठीक हैं, बस माँ की खांसी नहीं रुक रही है। तो वह कहती है, अरे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? तो हरि कहता है, हाँ मामी, हम लोग बहुत कह रहे हैं माँ से कि डॉक्टर को दिखा लो, पर वो सुनती ही नहीं है। तभी हरि के मामा बाहर से आते हैं। वे भी हरि को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो हरि कहता है, कहाँ गए थे मामा जी? तो उसके मामा कहते हैं, अरे बेटा, पंडित जी ने एक लड़का बताया था कल्पना के लिए, वही उनसे ही मिलने गए थे। तो हरि कहता है, तो क्या लड़का पसंद आ गया? तो उसके मामा कहते हैं, अरे नहीं हरि, लड़का की उम्र थोड़ी ज्यादा है और परमानेंट नौकरी भी नहीं है। और तू बता कैसे आना हुआ, हमारी बहन तो ठीक है ना हरि?
तो हरि कहता उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके मामा पूछते हैं और रामचरण? तो वह कहता है हरि जी पिताजी तो बहुत परेशान हैं। उसके मामा पूछते हैं क्यों? तो वह बताता है हरि कि साहूकार बहुत परेशान कर रहा है। मामा समझ जाते हैं कि हरि क्यों आया है। तो उसके मामा कहते हैं तुम चिंता ना करो, कितना पैसा चाहिए? तो हरि कहता है 1 लाख। आज शंकर गणित के टेस्ट में उधर पूरा नंबर पाकर खुश था। वह दौड़ते दौड़ते घर आया और सबसे पहले हीरा मोती से मिलता है और कहता जानता हीरा, आज परीक्षा में पूरे 10 में से 10 मिले हैं। मास्टर जी भी खुश थे, उन्होंने भी हमें इनाम में यह पेन दिया है। हीरा अपना सिर हिलाकर अपने गले में बंधी घंटी को जोर जोर से बजाता है। शंकर उसे प्यार से सहलाता है और उसके बाद वह अपनी अम्मा को बताने जाता है। पार्वती भी अपने बच्चे की इस जीत पर बड़ी खुश होती है। उधर मामा हरि को बाजार ले जाते हैं। वहाँ उसको एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीदते हैं। फिर बैंक जाते हैं और वहाँ से उसको 1,50,000 कैश निकाल कर देते हैं और साथ ही एक एग्रीकल्चर वाली दुकान से उसके लिए एक डिबलर मशीन भी खरीद कर देते हैं। तो हरि पूछता है मामा यह क्या है? तो उसके मामा कहते हैं अरे ये डिबलर मशीन है, इससे बीज बोया जाता है। इसमें एक स्टील की चोंच लगी होती है जो तैयार जमीन पर हल्का दबाने पर एक खड्डा खोद देती है। मशीन को थोड़ा और दबाने पर बीज वाले बक्से से बीज गिरकर जो खड्डे में चला जाता है। बीज गिरते हुए चोंच और फैल जाती है और ऊपर खिंचते हुए बीज मिट्टी से ढक जाता है। समझे कि नहीं? तो हरि कहता है हाँ मामा जी समझ गया, यह तो बहुत अच्छी चीज है। तो कहते हैं उसके मामा ठीक है, अब तू जा और पैसे ध्यान से रखना। हरि कहता है प्रणाम मामा जी और वहां से विदा लेकर चला जाता है। उधर शिवा और बसंती दोनों सहेलियां सरोवर पर पहुंचती हैं और वहां उनको बैठे हुए आधा घंटा हो जाता है। तो बसंती शिवा से पूछती है कि तुमने अपनी अम्मा को सुरेश के बारे में सब कुछ बता दिया कि नहीं? तो शिवा कहती है नहीं अभी नहीं बताया, सोचती हूँ अब बता दूं, बात करूंगी। तो बसंती कहती है हाँ जल्दी बात कर, कहीं देर ना हो जाए। तभी शिवा को सुरेश आता दिखाई देता है। वह देख सुरेश आ रहा है, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी वह हमसे विवाह करना चाहता है कि नहीं। तो बसंती कहती है यह तो तुमने ठीक सोचा है। तो बसंती कहती है कहो सुरेश भैया कैसे हो? तो वह बसंती से कहता मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। तो बसंती कहती है मैं भी ठीक हूँ। तो बसंती कहती है अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। तो शिवा कहती है नहीं बसंती तू बस 5 मिनट बैठ, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बसंती वहीं थोड़ी दूर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है और शिवा सुरेश से पूछती है क्यों सुरेश बहुत दिनों बाद गांव आना हुआ? तो सुरेश कहता है फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम बहुत आ गया था। अच्छा तो अब छुट्टी मिल गई? शिवा कहती है अब क्या इरादा है? तो सुरेश पूछता है कैसा इरादा? तो शिवा कहती है अरे कुछ हमारे बारे में सोचे हो कि नहीं? कब करोगे शादी की बात? जब हमारे बाबूजी हमारी शादी कहीं और तय कर देंगे तब? तो सुरेश कहता है शादी की बात करने के लिए ही तो मैं गांव आया हूँ। तो शिवा कहती है सच? तो वह कहता है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो शिवा थोड़ा शर्मा जाती है। तो वह कहती है कि अच्छा तो शादी के बाद तू हमको शहर घुमाओगे ना? तो सुरेश कहता है हाँ क्यों नहीं, हम तो तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा तो अब हम चलते हैं, शिवा कहती है। तो सुरेश कहता है इतनी जल्दी क्या है? तो शिवा कहती है कि हाँ जाना जल्दी है, नहीं तो हमारी अम्मा हमें ढूंढ रही होगी। उधर रामचरण साहूकार का सारा पैसा चुकाने उसकी कोठी पर जाता है। क्या बात है रामचरण? साहूकार उससे पूछता है इतनी सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर क्यों आया है? तो रामचरण कहता मालिक वो आपका पैसा लौटाने को आया था। तो साहूकार कहता अच्छा अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो रामचरण कहता वो मालिक कहीं से उधार लिए हैं। तो वह कहता अच्छा ठीक है कितना पैसा लाया है? तो रामचरण कहता है 1 लाख मालिक। तो जो साहूकार कहता और बाकी के 2 लाख? वो तो रामचरण कहता कि वो मालिक फसल की बिक्री के बाद दे दूंगा। तो मालिक कहता ठीक है अब जा अपना काम कर। रामचरण वहां से सीधे बाजार जाता है और वहां से बाकी बचे पैसे से G27 कपास के बीज खरीदता है और कहता है चल बेटा हरी खेत चलते हैं, अभी खेत की गुड़ाई करनी है,
जब गुड़ाई हो जाएगी तब बीज डालेंगे। दोनों बाप बेटे फावड़े से खेत की गुड़ाई में जुट जाते हैं। तभी हरी देखता है कि बगल वाला रामदीन कोई बड़ी सी मशीन से मिट्टी भुरभुरी कर रहा था। तो हरी कहता, देखो पिताजी, रामदीन काका कोई बड़ी मशीन लाए हैं। तो रामदीन कहता, हाँ लगता है उसने कहीं से कल्टीवेटर मशीन का इंतजाम कर लिया है। तो हरी कहता है, ये क्या काम करता है, इसका क्या काम है। तो रामचरण कहता है कि ये मिट्टी जो जमीन की मिट्टी को भुरभुरी कर देता है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है। चल बेटा हरी, तू अपना काम कर, दूसरों को ना देख। उधर बसंती अपने घर के काम में व्यस्त थी। वह जंगल में दूर दूर जाकर लकड़ी बीनती, जिससे भोजन बनाने के लिए ईंधन प्राप्त हो सके। तभी चांदनी नाम की एक औरत उसको आवाज देती है। चांदनी अक्सर गांव में आती रहती थी और साहूकार से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। मध्यम कद की औरत, जिसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता था, आज उसके पीले रंग की चमचमाती साड़ी पहन रखी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके झूल रहे थे और माथे पर बड़ी सी गोल बिंदिया लगा रखी थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बात करने में बहुत ही माहिर थी। सभी को अपनी बातों के लपेटे में आराम से ले लेती थी। वह कहने लगी, क्या रे बसंती, कहाँ इधर उधर घूमती फिरती है। तो बसंती कहती है कि कुछ नहीं काकी, लकड़ियां बीन रही थी। तो वह कहती है, अरे पगली, कब तक यूं लकड़ियां बीनती फिरेगी, मेरे साथ शहर चल, रानी बना दूंगी। तो बसंती कहती है, नहीं काकी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब वह कहती है, अरे शहर चल, मैं तुमको कोई काम दिलवा दूंगी, तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तो तेरे भी और तेरी भी जिंदगी बन जाएगी। तो बसंती कहती है, नहीं काकी, अभी नहीं चल सकती मैं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। उधर शंकर सरोवर के किनारे अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मस्त था। आज स्कूल में गुड़ी पड़वा की छुट्टी थी। आज उसकी पतंग आकाश के सबसे ऊपर ऊंचाई पर उड़ रही थी। उसने पतंग के नीचे रंग बिरंगे कागजों का पट्टा चिपकाकर सुंदर ढंग से सजा दिया था। पतंग के पीछे लहराते हुए रंग बिरंगे कागज के फीते हवा में ऐसे लग रहे थे जैसे शंकर अपने रंग बिरंगे सुंदर सपनों को हवा में लहराते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। यह देखकर वह कहता है कि यह देख रमेश, मेरी पतंग आज कितनी ऊंची उड़ रही है। तो रमेश कहता, तेरी पतंग बड़ी है ना। तो शंकर कहता, आज मुझे कोई नहीं छू सकता। तो रमेश कहता, छू नहीं सकता तो क्या काट तो सकता हूं ना। तो शंकर कहता, अच्छा हिम्मत है तो काट कर दिखा। रमेश ने शंकर की पतंग को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपनी पतंग शंकर की पतंग के पास लाता, वह बड़ी ही चतुराई से अपनी पतंग दूर ले जाता और रमेश की पतंग उसका पीछा ही करती रह जाती। तो रमेश कहता, चल आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन मैं तेरी पतंग जरूर काटूंगा, तुम देख लेना। तब वह कहता है, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। और यह कहकर शंकर जोर जोर से हंसने लगता है। उधर आज खेत में जुताई करते हुए 3 दिन हो गए थे। बीज डालने का समय आ गया था। रामचरण हरि से बीज डालने की हिदायत दे रहा था। देख हरि, रामचरण ने कहा, कुंड की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना। हरि कहता, पिताजी आप हाथ से डालो, मैं तो डिबलर से डालूंगा जो मामा ने दिया है। तो रामचरण कहता है कि ठीक है, तो उसी से कर। मानसून विभाग ने भी घोषणा की है, इस बार मानसून समय पर आएगा। तो हरि कहता है, तब तो पिताजी मजा आ जाएगा। हाँ, सब गणपति जी की कृपा है, रामचरण ने कहा। आज दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे। उनका सब काम ठीक से होता नजर आ रहा था। दोनों दिन भर मेहनत करके बुआई का काम समाप्त कर देते हैं। कपास की फसल बोने के बाद 35 से 40 दिन तक सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दोनों घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उसे आज बहुत बुखार भी है, उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बसंती दौड़कर हकीम काका के पास जाती है। हकीम यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि उसका रोग अब मेरे बस में नहीं है, तुम लोग उसे सरकारी अस्पताल ले जाओ। बसंती दौड़ते हुए घर पहुंचती है और कहती है, पिताजी हकीम काका कह रहे हैं कि अम्मा को सरकारी अस्पताल ले जाओ। पार्वती सोचते कि अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा। वह तुरंत कह उठती है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है,
मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। और पार्वती की जिद के कारण सब चुप हो जाते हैं। बसंती गणपति जी के पास से भभूति निकालकर अम्मा के माथे पर मल देती है। उधर सुबह सुबह शिवा बसंती के घर आती है और शिवा पूछती है, बसंती काकी की तबीयत कैसी है? तब बसंती अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, रात को ठीक से जो सो नहीं पाई ना, इसलिए। तब वह कहती है, तो तू रोती क्यों है? अम्मा ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। और वह उसका डांडस बंधाती है। शिवा बसंती के घर के कामों में भी हाथ बटाने लगती है और उसके लिए रोटी बनाती है और कहती है, चल बसंती अब तू खा ले, कल से भूखी है। तो बसंती कहती है, मन नहीं कर रहा। शिवा कहने लगी, अरे कैसे मन नहीं कर रहा? खाएगी नहीं तो अम्मा को कौन देखेगा? तभी बसंती देखती है कि मामा चले आ रहे हैं। मामा को देखते ही बसंती ऐसे खुश होती है जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल गया हो। वह उनको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे मामा आप कैसे आना हुआ? तो अब उसके मामा कहते हैं, पार्वती को देखने आया हूँ, कैसी है वह? तो वह कहती है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है मामा। तभी पार्वती की आंख खुल जाती है और कहती है, अरे भैया आप कब आए? तब वह कहता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है बहना। तो वह कहती है, हाँ भैया बहुत खांसी है और सीने में दर्द भी है, डॉक्टर को दिखाया नहीं? उसका मामा पूछता है। तो बसंती कहती है कि नहीं। तो उसका मामा पूछता है, क्यों? फिर कहती है मामा बसंती को तरफ देखते हुए, क्यों नहीं दिखाया? तो बसंती कहती है, मामा हम लोग कितना कह रहे हैं कि अस्पताल चलो, पर अम्मा मानती ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो मैं लेकर चलता हूँ, उसका मामा कहता है। बसंती शंकर को आवाज देती है कि शंकर हम लोग अम्मा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं, पिताजी से कह देना। मामा टैक्सी वाले को बुलाता है और बसंती और पार्वती को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। 2 घंटे इंतजार के बाद नर्स पार्वती को आवाज लगाती है। डॉक्टर पार्वती को देखता है और ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे के लिए कह देता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पार्वती को टीबी है, जो कि अंतिम स्टेज पर है। अब उसको जो दवा भी काम नहीं करेगी। मामा के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। बसंती तो फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है बसंती की, मामा अब क्या होगा? तब उसका मामा कहता है, घबरा मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पार्वती को वही टीबी वार्ड में एडमिट करा दिया जाता है। मामा बसंती को घर छोड़ने आते हैं और रामचरण को भी सांत्वना देते हैं कि घबराओ नहीं, मैं हूं, कोई बात हो तो बताना, वैसे मैं हर हफ्ते पार्वती को देखने आ जाया करूंगा, तुम चिंता मत करो। तब रामचरण कहता, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना होते तो हम लोग क्या करते? तब उसका साला कहता है कि नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, सब गणपति जी ठीक करेंगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। बसंती अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपकर साफ कर रही थी। उसका मन आज काफी जो अस्थिर था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मा के बिना घर सूना सूना जो हो गया था। वह बार बार चारपाई की तरफ देखती जहां अम्मा लेटा करती थी। तभी उसे रामदीन काका के घर से ढोलक की आवाज सुनाई दी। शायद शिवा की शादी तय हो गई थी। वह घर का सारा काम निपटा कर शिवा से मिलने चली जाती है। तो वह कहती है, अरे शिवा शादी तय हो गई और मुझे बताया भी नहीं। तो शिवा कहती है, मैं उस दिन बताने ही तो गई थी, लेकिन तुम लोग अम्मा को लेकर परेशान थे। अब काकी कैसी है? तो बसंती कहती है, अम्मा का नाम सुनते ही जो रोने लगती है पहले। फिर शिवा कहती है, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो बसंती कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि अम्मा नहीं बचेगी। तो शिवा कहती है, अरे तुम रो नहीं, हिम्मत से काम ले, अब तो सब तुमको ही संभालना है। बसंती अपने आंसू पोंछकर शिवा के खुशी में खुश होने का प्रयास करती है। गांव की औरतें बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। उधर आज शंकर की परीक्षा का परिणाम आ गया था। उसने कक्षा 7 प्रथम श्रेणी में पास कर लिया था। रामचरण बहुत खुश था कि उसका बच्चा पूरे गांव में प्रथम आया था। वह हरी से मिठाई लाने को कहता है। सभी खुश हैं, बस बसंती को अम्मा की याद सता रही थी। वह सोच रही थी, काश अम्मा भी हम लोगों के साथ होती। इस बार मानसून अपने समय पर था। खेतों में बीज अंकुरित हो चुके थे। रामचरण बहुत खुश था। वह अपने अंकुरित हुए पौधों को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रेम से सहलाकर उससे बातें कर कर खुशी होती है। रामचरण के आंखों में अब चमक लौट आई थी
उसके शरीर का एक एक रोम अपने खेतों को देखकर पुलकित हो रहा था। तभी उधर से गांव का पंडित गुजरता है। वह रामचरण को आवाज देता है, अरे ओ रामचरण, जरा सुनो तो। रामचरण को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वह तो बस अपने खेतों को निहारने में व्यस्त था। पंडित जी जो फिर से आवाज लगाते हैं, अरे ओ रामचरण भैया। तभी रामचरण की दृष्टि पंडित जी पर जाती है, तो वह कहते हैं, हाँ पंडित जी, कैसे आना हुआ। तो पंडित जी कहते हैं, अरे भैया एक खुशखबरी है। तो रामचरण कहता, क्या। तो पंडित जी कहते हैं, अरे तुम्हारी लड़की की फोटो लड़के वालों को पसंद आ गई है, वह लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। तो रामचरण कहता, अच्छा, यह तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। शायद इस बार लड़के वालों को सब कुछ ठीक लगे। लड़का क्या करता है पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं, लड़के के पिता के पास 5 एकड़ जमीन है, वह भी तुम्हारी तरह किसान है। लड़का बैंक में क्लर्क है। तो जो रामचरण कहता है, यह तो बहुत ही अच्छा है। रामचरण खुशी खुशी घर जाता है और यह खुशखबरी हरि और बसंती को बताता है। और वह कहता है, तुम्हारी अम्मा यहाँ होती बसंती तो वह भी बहुत खुश होती। बसंती को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान अपनी माँ पर लगा हुआ है। उसकी तो अभी विवाह करने की इच्छा भी नहीं है। वह तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई। अगले दिन रामचरण और बसंती पार्वती से मिलने अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में प्रवेश करते ही बसंती का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पता नहीं अम्मा किस हालत में होगी, पता नहीं वह कब हम लोगों को छोड़कर चली जाए। पार्वती को देख के रामचरण रोने लगता है। रामचरण पार्वती से कहता है, पार्वती, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई है। सब मेरी ही गलती है। मैं अपने परिवार की देखभाल ठीक से नहीं कर सका। मुझे क्षमा कर दो पार्वती। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, तुम्हारा ठीक से इलाज भी नहीं करा सका। तो पार्वती कहती है, ऐसा नहीं है जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपनी तरफ से तो सब ठीक ही किया। अब तकदीर ही ऐसी थी तो इसमें कोई क्या कर सकता है। रामचरण अपने आंसू पोंछता है और बताता है, कल लड़के वाले हमारी बसंती को देखने आ रहे हैं। तो पार्वती कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस बार लड़के वाले हाथ से जाने नहीं चाहिए। तो रामचरण कहता, तुम चिंता मत करो। तो पार्वती पूछती है, लड़का क्या करता है। तो रामचरण बताता है कि बैंक में क्लर्क है। तब पार्वती कहती है, तो बहुत अच्छा है। पार्वती बसंती को गले लगा लेती है और उसका माथा चूमती है और कहती है, मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बच्ची का ब्याह नहीं देख सकती। इतना सुनते ही बसंती जोर जोर से रोने लगती है और बसंती के रोने से उसकी माँ उसका धैर्य बंधाती। आज लड़के वाले आने वाले हैं। सुबह से ही रामचरण तैयारी में लगा हुआ है। बसंती से कहता है, बसंती, जरा कायदे से घर को अच्छे से साफ सफाई कर दे, और हरी, तू जाकर मिठाई ले आ, लड़के वाले आते ही होंगे। तो थोड़ी देर में राम प्रसाद और उनका लड़का राकेश अपनी पत्नी आशा के साथ आ जाते हैं। रामचरण उनका स्वागत करता है और सबका हालचाल पूछता है। थोड़ी देर में राकेश की माँ आशा बसंती को बुलाने के लिए कहती है। आज बसंती ने साड़ी पहनी हुई थी जो उसने शिवा की सहायता से पहनी थी। आशा को बसंती पसंद आ जाती है और कहती है, हमें तो लड़की पसंद है। फिर वह राकेश की तरफ देखती है और कहती है, क्यों बेटा, तुमको कैसी लगी। तो राकेश कहते हैं, अम्मा तुम्हें पसंद है तो ठीक है। फिर राम प्रसाद पूछता है, तो रामचरण, कब शादी करना चाहोगे। तो रामचरण कहता है, जब आप तो सब जानते हैं, मैं तो फसल कटाई के बाद ही शादी कर पाऊंगा। तो वे कहते हैं, ठीक है, तब माह में शादी तय कर लेते हैं। तो वे कहते हैं, हाँ, मैं पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवा लेता हूँ। आशा सगुन के तौर पर बसंती को एक साड़ी और 2 सोने के कड़े उसको पहना देती है। रामचरण की खुशी आज दुगना थी। पार्वती को अस्पताल में भर्ती हुए 3 हफ्ते हो गए थे। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। बसंती आज शंकर के साथ माँ से मिलने अस्पताल गई थी। उससे अम्मा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तो उसकी माँ कह रही थी, रो मत पगली, जाना तो सबको एक ना एक दिन ही, आज नहीं तो थोड़ा देर से ही सही। जो जन्म लेगा वह तो एक ना एक दिन तो मरेगा ही, यही प्रकृति का नियम है। तो बसंती कहती है, लेकिन अम्मा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी।
तो बसंती कहती, उसकी अम्मा कहती है, अरे जब ससुराल जाएगी तो वहाँ की जिम्मेदारियों में सब भूल जाएगी, वैसे भी समय सारे दुख कष्ट भुला देता है। तभी पार्वती की नजर कंगनों पर पड़ती है जो उसकी होने वाली सास आशा ने पहनाए थे। तो वह कहती है, अरे ये कंगन तो बहुत सुंदर है, तेरी सास ने पहनाई है ना? तो पार्वती से कहती है, हाँ माँ। ये बसंती ने बड़े प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहती है, माँ ये मेरी सास ने मुझे दिए हैं। तब पार्वती कहती है, मेरी बिटिया, औरत की जिंदगी शादी के बाद बदल जाती है, वहाँ सबका ध्यान रखना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना और पति की परछाई बनकर रहना। बसंती की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह अम्मा कहते हुए पार्वती के गले लग जाती है। तो पार्वती कहती है, अब तुम लोग जाओ, शंकर अपनी बहन का ध्यान रखना। तो शंकर कहता है, हाँ अम्मा। शंकर भी अम्मा के गले लगकर खूब रोता है। अम्मा, तू हम लोगों को छोड़कर कहाँ जाएगी? तुम्हारे वहाँ अकेले मन नहीं लगेगा, गणपति जी से कहो तुम्हें ना लेने आए। पार्वती फिर हंसने लगती है शंकर की बातों पर। भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करे, पार्वती कहने लगती है, भगवान से प्रार्थना करती है। बसंती और शंकर अपने घर लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में चांदनी मिल जाती है। चांदनी कहती है, अरे बसंती, मैंने सुना तेरी शादी तय हो गई है। बीच में शंकर बोल उठता है, हाँ, मेरे होने वाले जीजाजी बैंक में काम करते हैं। बसंती शंकर को चुप कराते हुए कहती है, हम लोग जल्दी हैं, चल शंकर, जल्दी में है। बसंती शंकर को चुप कराते हुए कहती है, हम लोगों को जल्दी है, चल शंकर। बसंती जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगती है और चांदनी बसंती को ऐसे देखती है जैसे बहुत पीछा करने के बाद भी भेड़िया के हाथ से शिकार छूट जाता है और भेड़िया जो खिसिया कर पीछे से बस देखता रह जाता है। बसंती जैसे ही घर पहुंचती है वैसे ही रामचरण के पास एक आदमी दौड़ते हुए आता है, यह बताने के अस्पताल से फोन आया है, पार्वती अब नहीं रही। आज पार्वती को गए हुए पूरे 3 महीने हो गए। शिवा भी अपने ससुराल चली गई थी। बसंती अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके जीवन में अगर कोई था तो वह थे हीरा मोती ही थे, जिससे वह कभी कभी अपने दिल की बात कर लिया करती थी। रामचरण और हरि दिन भर खेतों में व्यस्त रहते। खेतों की बढ़त अच्छी हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो समझ लो कि आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। खेत अपने पूरे यौवन पर था। कपास के सफेद पीले फूल खिल चुके थे। हवाओं के साथ ये पौधे झूम झूम कर अपने वैभव का गान कर रहे थे। रामचरण अपने खेतों को दिन रात निहारता रहता था, जैसे कोई नई नवेली दुल्हनिया को उसका पति निहारता है। एक रात रामचरण ने अनुभव किया कि आसमान कुछ नकारात्मक संदेश दे रहा है। उसके खेत कुछ ज्यादा ही झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम के बदलते रूप को देखकर रामचरण का मन घबराने लगता है और वह कहता है, हरि, इतनी जोर जोर से हवा क्यों चल रही है? मेरा मन घबरा रहा है। तो हरि कहता, कुछ नहीं होगा पिताजी, आप चिंता ना करें। तो रामचरण कहता, नहीं, मुझे लग रहा तूफान आने वाला है। अब मेरे खेत का क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो हरि कहता है, रामचरण खेतों की ओर, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और रामचरण खेतों की ओर भागता है। उसके खेत बड़ी तेजी से झूम रहे थे। तो वह कहता है, हे देवा, हम पर तरस खा, ये तूफान रोक ले। तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है। बादल जोर से गरजता है जैसे वे रामचरण को ललकार रहा हो। रामचरण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हवा और जोर जोर से चलने लगती है। हीरा मोती का टीन का छत उड़ जाता है। मोती को भी आभास होने लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वह जोर जोर से अपने पैर पटकने लगता है और हीरा बेचैन होकर रंभाने लगता है। देखते ही देखते वह हवा तूफान का रूप ले लेती है। बिना मौसम के ही जोरदार बारिश होने लगती है। यह तमाशा 5 घंटे तक लगातार चलता रहता है। बादलों की गर्जना, बिजली का चमकना उस समय ऐसे लग रहा था जैसे किसी का प्रकोप हो जो तूफान बनकर खेतों पर बरस रहा हो। जैसे वह बारिश नहीं, आग के गोले हों जो खेतों को जला ही रही हो। बसंती, शंकर और हरि सभी अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हो गई थी लेकिन रामचरण गायब था। वह अभी तक घर वापस नहीं आया था। बसंती का मन घबराने लगा था।
वह कहने लगी, हरी जब पिताजी को देख कर आ, वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए। हरी खेतों की तरफ जाता है, देखता है उसके सारे खेत नष्ट हो गए हैं। वहां अब केवल तूफान के बाद की जो विभीषिका ही शेष बची थी। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। हरी को यह सब देखकर चक्कर आने लगता है। वह एक चबूतरे पर बैठ जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी रमेश दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हरी भैया। वह पास आकर हरी को जोर से झंझोड़ते हुए कहता है, भैया अनर्थ हो गया। हाँ रमेश, हरी कहता है, सचमुच अनर्थ हो गया। तो रमेश कहता है, नहीं भैया वो। तो हरी कहता है, वो क्या। तो वह कहता है, रमेश वो आपके बाबूजी। तो हरी कहता, क्या हुआ हमारे बाबूजी को। तो वह कहता, आप मेरे साथ चलो। हरी रमेश के साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने पर देखता है एक पेड़ के नीचे बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, काफी भीड़ जमा है, पुलिस भी आई हुई है। तो वह कहता, क्या हुआ रमेश, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तो रमेश कहता, वो आपके बाबूजी। हरी बेचैन होकर भीड़ को चीरते हुए आगे जाकर देखता है। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह क्या, यह पिताजी ने क्या कर लिया। नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। यूं हम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वह जोर से चिल्ला उठता है, पिताजी यह आपने क्या किया। तूफान को गए हुए आज 2 महीने बीत गए। सभी रिश्तेदार आकर जा चुके थे। मामा के दिए पैसे खत्म हो चुके थे। सरकार ने आश्वासन दिया कि तूफान के कारण हुई तबाही से सभी किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी, पर इस सरकारी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था। घर में 3 अनाथ बच्चे, ऊपर से साहूकार का रोज घर आना। हरी और बसंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हरी बसंती से कहता है कि बसंती, मैं शहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ, कब तक हम लोग मामा के आगे हाथ फैलाएंगे। तो बसंती कहती है, तुम ठीक कहते हो। हरी शहर जाने की तैयारी करने लगता है। तब भी पंडित जी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे पंडित जी। हरी पूछता है, कैसे आना हुआ। तो पंडित जी कहते हैं, वो बेटा कैसे कहूँ। तो हरी कहता, कहिए पंडित जी। तो पंडित जी कहते हैं, बेटा वो राम प्रसाद जी अब तुम्हारे घर रिश्ता बनाने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने अपने सोने के कंगन वापस मांगे हैं। तो हरी कहता, हाँ वो तो होना ही था। मैं और बसंती उसके लिए पहले से ही तैयार थे। हरी बसंती को आवाज देता है। बसंती सब कुछ सुन रही होती है। वह कंगन उतारकर पंडित जी को दे देती है, लेकिन बहुत देर तक वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और अंदर जाकर मुंह छिपाकर रोने लगती है। हरी उसको गले लगाकर चुप कराता है। बसंती कहती है, भैया हम लोग अनाथ हो गए। हम अब हम लोगों का कोई नहीं है ना। तो हरी कहता, चल पगली, ऐसे नहीं बोलते। मैं हूं ना, तू घबरा ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम शंकर का ध्यान रखना, वह अभी बच्चा है। हरी अपने मामा के घर जाता है। फिर वहां से वह मजदूरी करने के लिए चौराहे पर खड़ा हो जाता है। आज वह दिन भर खड़ा रहा, लेकिन कोई मजदूरी नहीं मिली। शाम को थक हार कर वह निराश होकर मामा के घर वापस आ जाता है। मामी उसको परेशान होकर उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है, परेशान मत हो बेटा, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो, चलो कुछ खाना खा लो। बसंती शाम के खाने की तैयारी करती है। उधर वह चूल्हे पर आग लगाई रही थी कि साहूकार आ जाता है और कहता है, तुम्हारा भैया कहाँ है। तो बसंती कहती है, जी वह तो शहर गए हैं काम की तलाश में। तो साहूकार कहता, तुम लोगों को तो यह पता है ना, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिया था। तो बसंती कहती है, जी मालूम है। तो साहूकार कहता है, हमें 1 हफ्ते में अपना पूरा बकाया चाहिए, अपने भैया से कह देना। बसंती कहती है, लेकिन आपको तो सब पता है, तूफान ने सब कुछ निगल लिया, यहाँ तक कि मेरे पिताजी को भी। साहूकार कहता है, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। बसंती बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, भैया अकेले यह सब कैसे करेंगे। यह सब सोचते हुए चूल्हे में आग लगाती है और भोजन तैयार करती है। वह एक हाथ से भोजन बना रही थी, दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी शंकर वहां आ जाता है और कहता, दीदी तुम रो क्यों रही हो। तो बसंती कहती है, कुछ नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। तो शंकर कहता है कि आप तो रो रही थी, मैंने देखा। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, चल खाना खा ले, बहुत देर हो गई है। दोनों भाई बहन आसमान के नीचे भोजन कर रहे होते हैं। तभी चांदनी आ जाती है और कहती है,
बहुत बुरा लगा बसंती तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुनकर। सुना है तुम लोगों के ऊपर साहूकार का बहुत कर्जा है। तो बसंती कहती है, हाँ भैया शहर गए हैं, उनको कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा। बसंती कहती है, अरे मिल भी जाएगा तो उससे कर्जा थोड़ी ना उतर पाएगा, उससे तो तुम लोग केवल 2 वक्त की रोटी जुटा पाओगे। बसंती तू मेरा कहना मान, तू मेरे साथ मुंबई चल, साहूकार तुम लोगों का कर्जा भी माफ कर देंगे और ऊपर से 2 लाख रुपया भी देंगे। वहां तुमको मैं अच्छा काम दिलवा दूंगी, उससे तुम अपने भाई की मदद भी कर सकोगी। बसंती चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह कभी शंकर को देखती है तो कभी हीरा मोती को। तब चांदनी कहती, सोच ले, मैं कल फिर आऊंगी। बसंती को रात भर नींद नहीं आती, उसके कानों में बार बार चांदनी की बातें गूंजती है। साहूकार का कर्जा भी माफ कर देगा और बदले में 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। वह सारी रात इसी कशमकश में लगी रहती है। उधर सुबह होते ही हरि फिर उसी चौराहे पर खड़ा हो जाता है जहां सभी मजदूर खड़े थे। धीरे धीरे करके सभी मजदूर काम पर चले जाते हैं, वह अकेला रह जाता है। उसे अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला। तभी एक आदमी आता है और पूछता, तुम मजदूर हो? तो वह कहता, हाँ साहब। तो वह कहता, मेरे साथ चलोगे? वह कहता है, हाँ क्या काम है? तब वह कहता है कि कुछ नहीं, 2 घंटे का काम है, गोदाम साफ करवाना है, कितना लोगे? तो हरि कहता, जितना आप दे दें। उधर बसंती लकड़ी बीनने निकल पड़ती है। वह पेड़ से टूटी हुई छोटी छोटी लकड़ियों का गट्ठर बनाती है और अपने सिर पर बांध कर घर आती है। तभी शंकर जो पास ही कंचों से खेल रहा था, अपनी दीदी को देखकर उसकी सहायता के लिए आता है और उससे लकड़ियों का बंडल उतारने में उसकी मदद करता है और कहता, दीदी एक बात पूछनी थी। तो बसंती कहती है, पूछो शंकर। तो वह पूछता है, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा ना दीदी? तो बसंती कहती, क्यों नहीं, तुम जरूर जाओगे। बसंती शंकर से कह तो देती है, पर वह सोच में पड़ जाती है कि अब शंकर का विद्यालय का खर्चा कहाँ से आएगा। वह नहीं चाहती कि शंकर की पढ़ाई भी उसकी तरह अधूरी रह जाए। वह मन ही मन निश्चय कर लेती है, वह शंकर को जरूर पढ़ाएगी, उसे एक शिक्षित किसान बनाएगी जो गांव में सभी को खेती और उससे संबंधित आधुनिक जानकारी दे सके। बसंती आज दिन भर परेशान थी। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ शंकर की पढ़ाई थी, दूसरी तरफ साहूकार का कर्जा। उसे बार बार चांदनी की बातें याद आ रही थी। अगर मैं उसके साथ शहर गई तो साहूकार कर्जा माफ कर देगा और बदले में 2 लाख रुपए भी देगा। आज शंकर को पतंग उड़ाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। वह अपना पतंग रमेश को दे देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसे अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी थी। शंकर कह रहा था कि अम्मा तू क्यों छोड़कर चली गई, मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा, पिताजी भी चले गए, हम अब लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। इतना कहते हुए मोती के गले लगकर रोने लगता है। मोती, शंकर कहता है, मेरी अम्मा कभी वापस नहीं आएगी। मोती फिर सिर हिला देता है, पता नहीं इसका जवाब हाँ है या नहीं। हरि का आज काम पर पहला दिन था। वह घर लौटकर सबसे पहले बसंती को फोन करता है। प्रदीप नाम का एक लड़का अपनी मोबाइल से लेकर जो बसंती के पास आता है और कहता है, बसंती तुम्हारे भैया का फोन है। बसंती तेजी से मोबाइल उसके हाथ से छीन लेती है और कहती है, हाँ भैया तुम ठीक हो ना? तो हरि कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? तो वह कहती है, मैं ठीक हूँ, कुछ काम मिला? तो वह कहता, हाँ आज एक काम मिला था, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शंकर क्या कर रहा है? तो वह कहता, वह हीरा मोती के पास है। बताती है बसंती। तो वह कहता है, हरि अच्छा ठीक है, अब रखते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। बसंती कुछ पूछना चाहती थी, क्या वह चांदनी के साथ शहर जाकर काम कर सकती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह रात भर यही सोचती रही, आजकल तो लड़कियां भी काम करती हैं, मैं भी अगर काम करके भैया की मदद कर दूं तो इसमें क्या बुराई है। साहूकार का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और शंकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगा। रात भर वह यही सोचती रही। अंत में उसने एक निर्णय लिया कि वह कल सुबह साहूकार से मिलने जाएगी। सुबह होते ही शंकर को नाश्ता कराने के बाद वह साहूकार के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। तो शंकर ने पूछा, दीदी कहाँ जा रही हो? तो वह कहने लगी, तेरी पढ़ाई का इंतजाम करने। शंकर कहता, सच? अब मैं फिर से पढ़ सकूंगा? तो बसंती कहती है, हाँ मेरा प्यारा भैया स्कूल जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। बसंती प्यार से शंकर के माथे को चूमती है, और तुम हीरा मोती को चारा दे देना शंकर, मैं अभी आती हूँ। बसंती बड़े उत्साह के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए
साहूकार के घर की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में सपने जल की प्रवाह की तरह बह रहे थे। उसे लग रहा था शायद यह दुख का अंतिम दस्तक थी। अब सब अच्छा होगा। वह कल्पना करने लगती है कि शंकर बड़ा हो गया है। वह बड़े आदमी की तरह कपड़े पहनकर किसानों को कुछ शिक्षा दे रहा है। इन्हीं कल्पनाओं में खोई हुई वह कब साहूकार के घर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। वह बाहर खड़े लठैतों से पूछती है कि मुझे साहूकार से मिलना है। लठैत उसे देखकर समझ जाते हैं कि एक नया शिकार फंसा है। वे कहते हैं, हाँ हाँ, साहूकार से मिलना है, चलो अभी मिला देते हैं। और अंदर जाकर लठैत कहते हैं, सरकार, बसंती आपसे मिलना चाहती है। बसंती देखती है कि चांदनी भी वही है। चांदनी उसको देखकर ऐसे खुश होती है जैसे बहुत देर और परिश्रम के बाद शिकार हाथ लगा हो। तो बसंती कहती है, अरे आप यहाँ पे हैं काकी? तो चांदनी उसकी बात बदलते हुए कहती है, अरे बसंती, क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो बसंती कहती है, वो काकी आप कह रही थी ना मुझे शहर में काम दिलवा देंगी। तो चांदनी कहती है, हाँ हाँ, वह तो मैं अब भी कहती हूँ, तो क्या तुम तैयार हो? तो वह कहती है, हाँ, अगर साहूकार हमारे कर्ज माफ कर दे तो वह कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर्ज भी माफ कर देंगे और 2 लाख भी देंगे। चांदनी नजर चुराकर साहूकार को देखती है और कुछ इशारा करती है। साहूकार कहता है, हाँ बसंती, चांदनी ठीक कह रही है, मैं अभी तेरा कागज तैयार करता हूँ, अब कोई कर्जा नहीं है। साहूकार कागज लेकर आता है और 2 लाख रुपए भी, और कहता है, ये लो, सब हिसाब चुकता। पैसे देखकर बसंती बहुत खुश होती है और चांदनी से कहती है, काकी, यह पैसे ग्रामीण बैंक में जमा करवा देती हूँ, तब मैं आपके साथ चलूंगी। तो चांदनी कहती है, हाँ हाँ बेटा, तो अपना काम खत्म कर ले, कोई जल्दी नहीं है। तो बसंती कहती है, लेकिन काकी एक परेशानी है। तो चांदनी कहती है, क्या बेटा, बोलो। तो बसंती कहती है, वो मेरे जाने के बाद शंकर और हीरा मोती अकेले रह जाएंगे। तो वो चांदनी कहती है, तुम उन लोगों की चिंता मत करो, शंकर को हम लोग तुम्हारे मामा के घर छोड़ आएंगे और हीरा मोती साहूकार के तबेले में रह लेंगे जब तक तुम्हारा भैया नहीं आता है। अब ठीक है ना? तो बसंती कहती है, हाँ तब ठीक है। चांदनी उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, बेटा, दोपहर 2 बजे मुंबई की बस है, तू तब तक अपना सारा काम निपटा ले। बसंती कहती है, ठीक है काकी। बसंती सीधे बैंक जाती है। वह अपने पिता रामचरण के अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाहती थी। भैया, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, यह पैसा मेरे भाई हरि को मिल जाएगा? तो वह कहता है, हाँ, नॉमिनी में हरि का नाम है, तुम बस अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवा दो। तो बसंती कहने लगी, वो तो भैया हरि ही करा सकेंगे। तो वह बैंक कर्मी कहता, ठीक है, तुम पैसा जमा करवा सकती हो, बाद में हरि से कहना कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आएगा। तो बसंती कहती है, ठीक है। बसंती अपने घर जाती है, शंकर को जल्दी जल्दी दिन का खाना खिलाती है और एक पास की दुकान से मामा के घर फोन करती है, लेकिन फोन कोई उठाता नहीं है। वह फिर फोन मिलाती है, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी दुर्भाग्य अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। वह फिर घर जाती है और शंकर को सारी बात बताती है। शंकर कहता, दीदी, तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तो बसंती कहती है, अरे मेरे प्यारे भैया, अब तुम्हारे लिए ही तो मैं कर रही हूँ कि तुम पढ़ लिख सको और अम्मा और पिताजी का सपना पूरा कर सको। शंकर रोने लगता है। बसंती कहती है, नहीं भाई, रोते नहीं है। शंकर रोते हुए कहता, दीदी मुझे नहीं पढ़ना, तुम मत जाओ। शंकर बसंती के गले लग जाता है और उसको नहीं छोड़ता। तो बसंती कहती है, सुनो शंकर, साहूकार ने कहा है वह तुम्हें मामा के घर पहुंचा देगा, तुम परेशान मत हो, अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। तो शंकर कहता, दीदी मत जाओ। तब तक चांदनी आ जाती है और कहती है, बसंती तैयार है ना? तो बसंती कहती है, हाँ काकी, पर मैं शंकर को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तो चांदनी शंकर को किसी तरह समझाती है और बसंती को लेकर चली जाती है। 5 घंटे बाद बसंती मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई देखकर बसंती बहुत खुश होती है। वहां की इमारतें देखकर उसे आश्चर्य होता है और वह चांदनी से कहती है, काकी, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, तो मुंबई कैसा लगा? चांदनी उससे पूछती है। तो कहती है, बहुत अच्छा है। बस से उतरने के बाद चांदनी उसको एक तंग गलियों में ले जाती है जहाँ अजीब अजीब सी निगाहें उसे घूरती हैं। तो चांदनी से बसंती पूछती है, यह कौन सी जगह है काकी? यह तो बहुत गंदी जगह लग रही है। तो चांदनी कहती है, अरे यह जगह मत देखो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे।
बसंती को नहीं पता कि उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। अपनी भयानक जिसने उसने कल्पना भी नहीं की थी, वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रही थी जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। चांदनी यहाँ उसको कोई काम नहीं दिलाने वाली थी, बल्कि उसको यहाँ बेचने के लिए लाई थी। चांदनी एक चुन्नी लाल नामक दलाल से मिलती है और बसंती को उसके हाथों सौंप देती है। बदले में मोटी रकम वसूल करती है। बसंती अब समझ जाती है उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत गिड़गिड़ाती है कि काकी मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।